हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा का पूरा व्यस्त होंगे। तो जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो आपको प्यार भरा नमस्कार। और एक बार आप लोग ये बताइए, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए ताकि लाइव क्लास को शुरू किया जाए। और आज का जो क्लास होगा ना, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्लास होगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 के विद्युत धारा के 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों लाइव आने का कोशिश करिए। जल्दी से जल्दी लाइव आइए और बताइए, क्या आप सभी ठीक है? नवीन कुशवाहा, आस्क बोर्ड का विवेक, नेहा बाबू, राधिका, शम्स हुसैन, नासिर, प्रियांशु कुशवाहा, दिव्या, साकेत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। शेयर कर दीजिए जम के और जल्दी से जल्दी क्या करिए, लाइव आ जाइए ताकि लाइव सेशन को शुरू किया जाए। और जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। और आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आप शुरू से अंत तक करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप इसका थ्योरी का क्लास किए हैं तो मजा ही मजा है, बना के आपको सब क्वेश्चन मजा आ जाएगा। तो बोलिए बाबू, क्लास को शुरू किया जाए। क्या आप सभी रेडी हैं? आस्क बोर्ड का सूरज, चलिए छोटा नास बोर्ड, बहुत बढ़िया। श्वेता आस्क बोर्ड की स्टूडेंट, बोलिए बाबू। ज्योति, कन्हैया, सभी बच्चे बोलिए। रिजवाना, क्लास शुरू किया जाए बाबू। सेशन को शेयर तो करिए, सेशन को शेयर तो करिए बाबू, तब ना क्लास स्टार्ट होगा। और जितने भी सारे बच्चे हैं बाबू, ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट, ऑल का मतलब क्या होता है? सभी सब्जेक्ट, है ना। और मैथ भी अब आपका स्टार्ट होने वाला है और मैथ के लिए एक टीचर आएंगे। और आप लोग को पता होगा कौन से टीचर है, तो जो आज क्लास के सर हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब मैथ का क्लास भी वो सर कराएंगे और व्याकरण भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैथ का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी हम हैं पढ़ाने के लिए, और इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा, कोई भी संदेह मत रखिएगा। खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का निचोड़ आपको पढ़ा देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। धैर्य बना के आपको पढ़ाई करना है। सीमा परवीन, खुश रहिए बाबू। चलिए तो बाबू, यहाँ पे जिन भी बच्चों को लेना है तो जाइए आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से परचेस करिए। नहीं तो एक नंबर मेरा नोट कीजिए, 62 99 24 89 और 35, ठीक है। आप लोग इस पे संपर्क करिए और सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि बाबू जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो आप बना सके। तो कॉपी पेन लिए हैं जी? दीपू दीवाना, स्टडी बॉय बाबू, कॉपी पेन लिए हैं आप लोग? अंकित, गुड़िया सिस्टर, इंस्टा चलाती हो? ए गुड़िया, इंस्टा आईडी किसी को नहीं देना है, ठीक है गुड़िया। इंस्टा आईडी किसी को नहीं देना है, ठीक है। ये सब छुछुनर होता है, ले लेगा, लेके फिर पढ़ने भी नहीं देगा, ठीक है। तो गुड़िया बाबू, इंस्टा आईडी किसी को देना नहीं है। ये मांग रहा है, मांगने दीजिए, चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए, लेकिन इंस्टा आईडी नंबर नहीं देना है, ठीक है। किसी भी लड़की को, कोई भी लड़की नहीं देगी, ठीक है। ए लड़का, तुम लोग मांगेगा भी नहीं। चलिए बाबू, क्लास को शुरू करते हैं बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है। मान लेते हैं बाबू ये कोई चालक तार है। क्या है? ये कोई चालक तार है। तो इसका रेसिस्टेंस बाबू कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे गुरुदेव 500 ओम दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? विद्युत चालकता क्या होता है? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। बाबू आपको पता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के किससे सूचित करते हैं? प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। और यहां पे मात्रक होता है ओम, इतना आपको पता है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टे को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। यानी आर को हम लोग प्रतिरोध कहेंगे तो 1/r को हम लोग क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे, ठीक है। तो बाबू चालकता को किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? 1/r होगा, क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। और बाबू आपको पता है कि प्रतिरोध R इक्वल टू कितना दे रखा है? 500 ओम दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मान रखेंगे एक है तो एक, R का वैल्यू कितना है? 500 ओम दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 500 ओम दिया हुआ है। बाबू आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/में
5 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के पावर 2 करिएगा तो क्या होगा, 5 गुणे 10 के पावर 2 हो जाएगा 100, और जब गुणा करिएगा तो कितना होगा 500। तो 500 को आप क्या 5 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा जी गुरुजी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब अगर आप लिख सकते हैं तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे, अब 10 के पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा बाबू, यहां पे याद रखना है कि 5 है तो 5, अब 10 के पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा बाबू। अब बाबू जब इसको आप लोग कटाएंगे तो यहां पे दशमलव में कटेगा तो क्या होगा, 0.2 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा -2। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा 0.002, यहां पे क्या हो जाएगा, ओम ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है ओम है। अब जब ये ओम ऊपर जाएगा क्या होगा, ओम इनवर्स आ जाएगा। बाबू ऐसे समझ में आया कि थोड़ा सा दिक्कत लगा आपको, पहले बताइए। 0.002 क्या हो जाएगा बाबू, ओम इनवर्स। अब चलिए इस प्रकार से अगर आपको दिक्कत होता है मेरे बच्चे तो आपको एक और ट्रिक बता देते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो बाबू एक और ट्रिक यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 500 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बट्टा में 500। तो बाबू 500 में 1 से गुणा करिएगा तो बाबू जब इसको भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, दशमलव में एगो 0 होगा। फिर यहां पे 1000 बनाने के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा, 2 गो 0 बैठाना पड़ेगा। अब 500 का कितना पहाड़ा पड़िएगा तो 1000 आएगा, तो 500 दूनी, तो यहां पे क्या होगा, ओम इनवर्स यहां पे लगा दीजिए। तो ये तो और आसान है, तो आप जिस तरीके से मन करे उस तरीके से निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर हो गया बाबू, क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा, क्लियर है गुरुजी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ जाइए अगला, अरे मिटक कैसे गई है, चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट लाइन के साथ जुड़ा है। बाबू देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, पहला बल्ब है 40 वाट का, दूसरा बल्ब है 60 वाट का। हम पहले यहां पे समझाते हैं, यहां पे एगो बल्ब लगा है 40 वाट का और यहां पे एगो बल्ब लगा है 60 वाट का, और इसको कितने से जोड़ा गया है तो बाबू आपको पता है कि कितना से, तो 220 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। ये 40 वाट का है, ये क्या है 60 वाट का है, ठीक है, क्लियर हो गया। बाबू यहां पे सबसे पहले P1 कितना दे रखा है, पहला जो बॉल है कितना है 40 वाट का है, और दूसरा जो बॉल है कितना है बाबू 60 वाट का बॉल है। बोलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब बाबू वोल्टेज भी कितना से जुड़ा हुआ है, तो V = 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाबू बोला जा रहा है कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे, इस भी बल्ब का प्रतिरोध अलग होगा, इस भी बल्ब का प्रतिरोध अलग होगा, क्योंकि दोनों ये 40 वाट का है, ये 60 वाट का है, तो प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले बल्ब के लिए अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो बाबू फॉर्मूला क्या होता है, P = क्या होता है, V² होता है। तो यहां से हम प्रतिरोध निकालेंगे, R = क्या होगा, V²/P। बोलिए इतना स्पष्ट है ना। तो बाबू अब बस मान रख दीजिए कि बाबू V², V का मान कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर यानी क्या 220 गुणे 220 अब बटा क्या हो जाएगा P। पहला बल्ब के निकाल रहे हैं, ये 40 वाट के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू 40 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यहां पे ध्यान दीजिए, अब देखिए बाबू यहां पे ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे कि ये देखिए 1 0 से क्या हुआ, 1 0 कट गया, यहां पे 2 का पहाड़ा क्या होगा 11 दूनी 22 2 दूनी 4, फिर ये 2 से क्या होगा 11 बार में कटेगा, यानी हमारा पहला बल्ब यानी P1 का प्रतिरोध कितना आ गया, तो 11 में 11 से गुणा करेंगे बाबू कितना आएगा, तो 121 यहां पे आ जाएगा ओम। हमारा पहले बल्ब का प्रतिरोध आ गया, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया, और फिर दूसरा बल्ब का भी तो प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्या, P = क्या होता है बाबू V²/R। तो R = क्या होगा V²/P। अब मान रखिए 220, तो बाबू V का वैल्यू है तो 220 गुणे 220 अब बट्टा में बाबू अब क्या R किसका निकाल रहे हैं बाबू, सॉरी यहां पे क्या होगा P किसका निकाल रहे हैं, तो P2, क्योंकि दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या कर देंगे 60 कर देंगे। अब देखिए बाबू यहां पे ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 3 दूनी 6 है ना, यहां पे सॉरी 2 तिहाई 6 ऐसे कटाइए, 2 से कटाइए, यहां पे क्या होगा 2 तिहाई 6, ठीक है, उसके बाद से क्या होगा 110, ठीक है। अब यहां पे देखिए जब इस प्रकार से हो गया तो बाबू अगर आपसे बोला जाएगा कि इसका प्रतिरोध R = कितना निकला, तो 110 में आप 22 से गुणा करिएगा तो कितना होगा, यहां पे एक और 0 है ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2110 होगा सबसे पहले, यहां पे एक 0 छोड़े हैं, ठीक है, 2100 कितना होगा 10 होगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा
2420 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे याद रखना है 2110 में 22 से गुणा करिएगा 2420। अब बट्टा में क्या है 3 है तो 3। अब ये क्या निकल गया R2 का प्रतिरोध निकल गया, यानी पहले बल्ब का प्रतिरोध कितना निकला 1210 ओम और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध कितना निकला तो 2420 बट्टे में 3 निकला। तो अब बोला जा रहा है कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालिए। यानी आपको क्या करना है बाबू, यहां पे ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ यही करना है कि आपको करना है क्या कि R1 बट्टा जो R2 है ना इसका अनुपात निकालिए। बाबू R1 का वैल्यू कितना आया हुआ है तो 1210, 10 है तो 10, ठीक है, बट्टा है तो बट्टा, 1 है तो 1, ठीक है। अब बाबू मान लेते हैं 1210 है ना, अब बट्टा है तो बट्टा, R2 का वैल्यू कितना है तो बाबू देखिए यहां पे R2 का वैल्यू है 2420 बट्टे में 3। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे क्या है 2420 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे अच्छे से तो R1 बट्टा में क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू 1210 है ना, बट्टा में 1 है तो 1, गुणा है तो गुणा। अब क्या लिखेंगे 3 अब बट्टे में क्या 2420, ठीक है, गुणा हम बदलेंगे। अब बाबू यहां से क्या होगा ध्यान में रखना है, अब यहां से क्या होगा कि 1210 से कम 1210, 1210 दूनी बाबू क्या होगा 24 से 20, यानी R1 इक्वल टू क्या हो गया R1 बट्टा R2 इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर आ गया 3 अब बट्टा में आ गया क्या 2, यानी अनुपात क्या निकला 3:2। क्या आपका इतना आया हुआ है प्रतिरोधों का अनुपात 3:2 प्रतिरोध आया हुआ है बाबू, एक बार बताइए तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए क्या इतना अनुपाते आया हुआ है आपका, बताइए मेरे बच्चे। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो आपके 2024 के एग्जामों में आया था, 2024 के एग्जामों में आया था। बोलिए जी गुरुजी, सिर्फ इस बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, इस बल्ब का प्रतिरोध निकालना है और दोनों का अनुपात कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बाबू, वीडियो को शेयर मारते रहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एन समान प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर इसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात। सबसे पहले क्या अधिकतम प्रतिरोध, बाबू प्रतिरोधों के कौन से क्रम में जोड़ने पे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, तो हमने क्या कहा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। यह आपको याद रखना है। तो बाबू सबसे पहले एन समानांतर प्रतिरोधों को क्या एन समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो बाबू एक बात बताइए कि एन समान प्रतिरोधों को तो आर सीरीज ले रहा है, ठीक है। तो बाबू यहां पे क्या होता है R1 होगा प्लस R2 होगा प्लस R3 होगा, डॉट 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 एन प्रतिरोध जोड़ना है, यानी Rn ले लीजिए, एन प्रतिरोध को ना जोड़ना है तो हम ले लेते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग सीरीज का वैल्यू निकाले तो अगर हम यहां से क्या करेंगे R कॉमन लेंगे बाबू, तो यहां पे क्या बचेगा 1 + 1 + 1 और यहां पे क्या बचेगा n, ठीक है। यानी अगर Rs का वैल्यू निकाले श्रेणी क्रम का तो बाबू क्या बचेगा Rn बचेगा। इसे हम क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इनको फिर क्या करना है समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1 बट्टा में R पैरेलल, यानी क्या हो जाएगा 1 बट्टा में यहां पे R1 प्लस 1 बट्टा में क्या हो जाएगा R2 प्लस 1 बट्टा में R3 डॉट डॉट n प्रतिरोधों को जोड़ना है। तो बाबू 1 बट्टा में R पैरेलल इक्वल टू क्या होगा, अगर 1 बट्टा में R कॉमन लेंगे तो 1 + 1 + 1 प्लस यहां पे क्या बचेगा बाबू n बचेगा, यानी 1 बट्टा में Rp इक्वल टू क्या बचेगा तो बाबू n बट्टे में क्या बचेगा R बचेगा, यानी R पैरेलल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा R बट्टे में n हो जाएगा। तो बाबू अब बोला जा रहा है कि दोनों का अनुपात करिए। तो हमारा पहला समीकरण क्या है Rs का वैल्यू कितना है, यानी Rs R सीरीज बटा R पैरेलल है ना, यानी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का अनुपात क्या होगा। तो यहां पे क्या है Rn है तो n, ठीक है। अब बाबू बट्टा है तो बट्टा, इसमें क्या है बाबू R बट्टे में क्या है n है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो Rn बट्टे में 1 गुणे यहां पे क्या होगा नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो अब यहां पे क्या बचेगा देखिए, अब यहां पे क्या बचेगा ये R से R हमारा कट गया, यानी बाबू हमारा अनुपात क्या बचा तो n में n से गुणा होगा तो क्या होगा n²। अब बट्टा में 1 है तो बट्टा में 1 दीजिए और नहीं है तो मत दीजिए। तो n² बट्टा में 1 चाहे हमारा n² राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए बाबू कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी कहीं भी बाबू अगर दिक्कत परेशानी हुआ हो तो हम हैं संभालने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि आपके बड़े भाई जैसे हैं और समझा के पढ़ाने वाले, हम भागने वाले में से नहीं है। और जितना इजी मेथड हो सकता है आपके लिए वो मेथड हम बताने के लिए रेडी हैं। बोलिए n²। चलिए बहुत बढ़िया रोशन, वेरी गुड। चलिए
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला अगला क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध है, ठीक है, R1 और यहां पे क्या है, R और 2R। एक विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। साफ साफ पढ़िएगा, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे, कि दो प्रतिरोध है R और 2R, और जो किस में जोड़ा गया है मेरे बच्चे, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बाबू मान लेते हैं कि दो प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध हमारा क्या है, R, और दूसरा प्रतिरोध क्या है, 2R, और ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ये R है और ये क्या है, 2R है। साफ साफ बोला गया कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में, तो है बबुआ श्रेणी क्रम में ही ना जुटी, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। तो बोला जा रहा है R तथा 2R में जो उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा होगा उसका अनुपात निकालिए। तो बाबू उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होता है पता है बाबू, होता है I² इंटू R इंटू क्या होता है, T, ये फॉर्मूला होता है। तो बाबू अगर हम Q इजकल टू यानी Q1 का वैल्यू निकाले, यानी इसका अगर हम निकालेंगे Q1 का, तो Q1 इजकल टू क्या होगा, I² है तो I², इंटू है तो इंटू। अब प्रतिरोध का वैल्यू भी यहां पे R दिया है ना, R का वैल्यू ही खुद R दिया है, तो यहां पे खुद हम R लिख देंगे, इंटू T है तो T। अगर हम Q2 के लिए चले बाबू, इस प्रतिरोध के लिए चले, तो फॉर्मूला यही लिखेंगे, तो क्या होगा, I² इंटू, अब R की जगह पे क्या है, अब R की जगह पे यानी इसका रेसिस्टेंस है ये R1, और यहां पे क्या है, R2 है। बाबू R1 का वैल्यू खुद R दिया है तो हमने R लिख दिया। अब R2 का वैल्यू कितना दिया है, तो 2R दिया है, इंटू T है तो T। अब बाबू इसका अनुपात करना है, तो बाबू इसका अनुपात हम कैसे करेंगे, तो यहां पे Q1 बटा में Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q1 का वैल्यू कितना आया हुआ है साफ देखिए, आप बोलिएगा I² इंटू R इंटू T, अब बटा में क्या, Q2 का वैल्यू कितना है, तो बाबू है I² इंटू 2R इंटू क्या हो जाएगा, T। अब देखिए इसमें कटने वाला क्या है, अब बाबू देख लीजिए, I² से I² कट गया, T से T कट गया, है ना बाबू, और यहां पे क्या कट गया, R से R कट गया, तो ऊपर क्या बचा, Q1 बटा में Q2 में क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा, यानी अनुपात क्या आया, 1:2 आया। बोलिए किन किन बच्चों का 1:2 आया है, किन किन बच्चों का 1:2 आया हुआ है, बताइए। बस आपको पता होना चाहिए कि उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होता है बाबू, बस। तो उष्मीय उत्पन्न मतलब उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा होता है जो बाबू I² इंटू R इंटू T, ये फॉर्मूला होता है। तो बाबू मान लीजिए कि R का वैल्यू खुद यहां पे क्या दिया है, पहले प्रतिरोध में R दिया है, R2 का वैल्यू क्या दिया है, 2R दिया है, तो हम लोग यहां पे R के जगह पे 2R लिखेंगे, और दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या होगा, I² से I² कैंसिल, R से 1 बार कैंसिल, और T से T कैंसिल, तो ऊपर में 1 और नीचे में 2, तो 1:2, ठीक है। बोलिए आरोही कुमारी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ जाइए कि विभव मापी को मुख्यतः मापा जाता है किससे, है ना, विभव मापी को किससे मापेंगे बाबू, जल्दी जल्दी बताइए। तो विभव मापी को किससे मापा जाता है, धारा को किसमें मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है, ओम में, इनमें से सभी होगा नहीं। तो विभव मापी को किससे मापा जाता है, तो बाबू विभव मापी को विभवांतर से हम लोग मेजर करते हैं, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा बाबू, एक बार बताइए फटाफट से, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है ना बाबू, जब एमीटर को शंट किया जाता है बाबू, तब बोला जा रहा है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो बाबू आपको ध्यान रखना है कि जब आमापी को शंट किया जाएगा तब बाबू माप सीमा क्षेत्र बढ़ती है। जब आमापी को बाबू याद रखना है कि जब आम मीटर को शंट किया जाता है तो माप सीमा लिख लीजिए यहां पे, माप सीमा क्या होगा, माप सीमा जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। माप सीमा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। सुग्राहिता क्या होती है, सुग्राहिता क्या होती है बाबू, ये घटता है, ठीक है। और बाबू प्रतिरोध अगर पूछेगा कि प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है, घटता है। तो बाबू आपको पता चल गया कि जब भी किसी आमापी को शंट करते हैं, तो बाबू आमापी को शंट करते हैं तो माप सीमा क्षेत्र बढ़ेगा, सुग्राहिता घटेगा, और प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है। तो ध्यान में रखिए कि जब किसी आमापी को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध हमने क्या कहा, घटता है। तो आंसर क्या लगाइएगा, घटता है, बी वाला ऑप्शन लगाइएगा। बोलिए लगाइएगा बी ऑप्शन, वाह गजब,
राइट आंसर आ रहा है जी, मजा आ रहा है करके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए अगला कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, ठीक है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं जी, आप बताइए कि कोई भी अगर धात्विक चालक है, यहां पे ध्यान दीजिए, अब इससे अच्छा बेस्ट एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा कि ये मान लेते हैं कि कोई चालक है, ठीक है, चालक है। अब उस चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, कोई भी बच्चा हो वो हमको बताइए कि चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है बाबू, फटाफट से बताइए। ये कोई मान लेते हैं चालक है, ठीक है। चालक में क्या होता है, तो बाबू आप सभी बच्चे को पता है कि चालक में क्या होता है बाबू, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होता है बाबू, कुछ उदासीन कण चाहे धनायन भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ उदासीन कण या इसमें क्या होते हैं, धनायन भी होते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब बाबू मान लेते हैं कि जब भी हम इसको क्या करते हैं कि इसको किसी मतलब क्या विद्युत धारा की सहायता से जब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है। ये देखिए फिगर बनाने दीजिए, तब बोलिएगा वाह गुरुदेव आपने तो गर्दा कर दिया। ये देखिए यहां पे आप लोग बाबू अब ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, कोई बाबू चालक है। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होता है। तो जब भी हम बाबू याद रखना है कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा का प्रवाह देंगे तो बाबू किसी चालक में धारा का प्रवाह किस ओर होता है। तो बाबू आप सभी बच्चे को पता है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है बाबू, याद रखना है कि धन से ऋण की ओर, है ना। जब भी हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएगा। और आपको पता है कि बाबू किसी चालक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है धारा के विपरीत दिशा में हो रहा है। तो जब धारा इस दिशा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गति किस दिशा में करेगा, तो इसके विपरीत दिशा में करेगा, आपको पता है। तो जैसे ही इसमें हम लोग विद्युत धारा देंगे तो जब ये विपरीत दिशा में गति करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में लड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में लड़ते हुए चलेंगे, अपने ऊर्जा को खोते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में टकराते हुए अपने ऊर्जा को खोते हुए चलते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, ये चालक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी, समरूप तो होगी नहीं, एक समान चलेगा। हमने क्या कहा कि ये एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं, धन आयनों से, उदासीन कण से इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हुए चलते हैं, ठीक है। क्या ये त्वरित चल रहे हैं, क्या अवमंदित चल रहे, नहीं, ये अपसरित चलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपसरित हमारा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रियंका तिवारी, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, आपको बताइए क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी सारा क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन चल रहा है, एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि किसी भी प्रतिरोध के दो सिरे होते हैं, ये पहला प्रतिरोध मान लेते हैं, ये दूसरा प्रतिरोध, और ये मान लेते हैं तीसरा प्रतिरोध है। किसी भी प्रतिरोध के क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। तो सभी प्रतिरोध को किसी बिंदु ए से और सभी प्रतिरोध के किसी बिंदु दूसरे सिरे को किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले और भी प्रतिरोधों को अगर ऐड किया जाता है तो बाबू इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का बाबू समानांतर क्रम संयोजन। अब प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में बाबू क्या समान रहता है, तो बाबू आपको पता है कि इसमें जो धाराएं होती है, यहां तक विद्युत धारा आया लेकिन इसमें धारा बढ़ जाती है, यहां पे I1 धारा हो गया, I2 धारा हो गया, यहां पे I3 धारा हो गया। यानी इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में क्या हो रहा है, धाराएं अलग अलग हो रही है लेकिन इसके बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो वही पूछा गया है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि होती है जो एक समान होती है। तो धारा तो तीनों में अलग अलग है, I1 I2 I3 है, लेकिन सबका विभवांतर क्या है, समान है। तो समानांतर क्रम में क्या समान रहता है बच्चे मेरे, विभवांतर समान रहता है। बोलिए यहां तक का स्पष्ट, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आ जाइए कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान। बाबू 2021 में 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आया हुआ था कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बताइए। बाबू कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में बाबू भूरा का मान होता है 1, याद रखना है। भूरा का मान कितना होता है, काला का 0 होता है, भूरा का 1 होता है, लाल का 2 होता है, कितना होता है बाबू, लाल का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ऑरेंज का कितना होता है, नारंगी,
नारंगी का कितना होता है बाबू? 3 होता है। और पीला का कितना होता है? 4 होता है। बाबू पीला का कितना होता है? 4 होता है। येलो का कितना होता है बताइए? तो येलो का होता है पीला का 4। किसका? पीला का कितना होता है बाबू? पीला का होता है 4। तो हमसे क्या पूछा गया है? पीला रंग का मान। तो पीला रंग का मान आप बता सकते हैं बाबू, बताइए फटाफट से। बोलिए बोलिए बाबू, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, फटाफट से करना है, बोलिए। क्लियर? यस सर। अब देखिए आगे बढ़ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होता है। तो बाबू अभी तो हमने इसी फॉर्मूला पे बाबू उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात निकाला था। तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगता है कि टी समय तक अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण अगर आर प्रतिरोध है तो चालक में उत्पन्न उष्मा का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने क्या कहा था? Q इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बताइए ये वाला फॉर्मूला लगा कि हमने अभी के अभी जस्ट न्यूमेरिकल सोल्व किया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप बताइएगा गुरुदेव, मार दीजिए आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कहां पे है? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। देखिए ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा है और ये भी देखिए 2021 का ही क्वेश्चन है, यानी एक ही टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। अब देखिए 3 हमने क्या कहा था? नारंगी, है ना, ऑरेंज। नारंगी का कितना होता है? 3 होता है। बाबू 5 किसका होता है? हरा का होता है। हरा का ही पूछा है ना, चलिए हरा का होता है। 4 हमने क्या बताया कि पीला का होता है ना। और 6 किसका होता है? नीला का होता है। तो बाबू ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। तो आप बताइए, क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होगा? तो आप बोलेगा कि हरा के लिए गुरुजी ने लिखा है 5। अब 5 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाए अगला कि पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए क्या सही है? ये रो होगा। ठीक है, पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? रो से। रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए बटे में एल। आर ए बटे में एल ये होता है पदार्थ के प्रतिरोधकता का सूत्र। तो यहां पे क्या होगा? आर ए बटे में एल इक्वल टू क्या होगा? पदार्थ का प्रतिरोधकता। और बोलिए ये आंसर सही है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो अच्छा चालक कौन होता है? कि जिसमें जितना कम प्रतिरोध हो वो उतना अच्छा चालक है ना। बाबू मोटरसाइकिल भगावे के बाद तो क्या हुई? जावना रोड पे ठोकर कम हुई, जावना रोड पे गाड़ी कम चलत हुई सन, ऊपर मोटरसाइकिल क्या हुई? खूब तेज भागी, है ना। आज जावना रोड पर दुनिया भर के ब्रेकर हो गए, जावना रोड पर एकदम जाम चलत हो गए, ऊपर गाड़ी तू तेज भगई बा तो कह बना। तो वही क्वेश्चन आता है कि जिसमें जितना प्रतिरोध कम होता है उसमें उसकी उतनी चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। और प्रतिरोध क्या होता है? जो विद्युत धारा के रूप में रुकावट पैदा करे। और चांदी में क्या होता है? प्रतिरोध एकदम बहुत कम होता है, इसीलिए इसकी चालकता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो आप क्या कहेंगे? चांदी की चालकता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर। बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन के विद्युत वाहक बल की इकाई। ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बाबू। बल का मात्रक न्यूटन। क्या लिखिएगा? बल का मात्रक न्यूटन, है ना। विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ को ईएमएफ, है ना, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? किससे मेजर करते हैं? वोल्ट से मेजर करते हैं। ठीक है बाबू। जूल को, कार्य को जूल में करते हैं ना, कार्य को जूल में, है ना। अब बाबू न्यूटन प्रति एम्पियर हटा दीजिए। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या बचा बाबू? हमारा जो आंसर बचा कि विद्युत वाहक बल को, ईएमएफ को हम लोग किसमें मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, और वोल्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वोल्ट मीटर मापता है बाबू क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध को बाबू ओम से मेजर किया जाता है, धारा को एम्पियर में मापा जाता है बाबू, विभवांतर को ना वोल्ट में मेजर किया जाता है। अभी तक 2021 का क्वेश्चन चल रहा है। 2021 में सिर्फ विद्युत धारा से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ध्यान में रखना है इस बात को। एकलौता विद्युत धारा से इतना सारा क्वेश्चन, इट्स प्रिया आरओई सिद्धांत रोय। बहुत बढ़िया। सोचिए समझिए कि सिर्फ विद्युत धारा से इतना सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अभी तक 2021 का ही चल रहा था। देखिए कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू? आमीटर और वोल्ट मीटर। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सिंपल सा अगर आपसे पूछे सिर्फ आमीटर का, है ना, चाहे ए मीटर का, ठीक है, ए मीटर का प्रतिरोध, है ना, सिर्फ ए मीटर का
प्रतिरोध पूछ दिया जाए कि ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो लिखिएगा गुरुजी बहुत कम, बहुत कम, ठीक है, एकदम वेरी फ्यू। अगर पूछ दिया जाए कि मतलब आ मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर आपके सामने लगा दिया जाए आदर्श, क्या बाबू, आदर्श, आदर्श आमीटर, अगर आदर्श आमीटर या आदर्श ए मीटर लगा दिया जाए, अब इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आदर्श लग गया तो इसका प्रतिरोध हो जाता है शून्य, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि आदर्श ए मीटर का ओनली अगर ए मीटर रहता, तब आप लोग अगर ये मिटा दिया रहता ऐसे और बोलता कि ए मीटर का प्रतिरोध होगा, तो आप बोलेंगे बहुत कम। लेकिन अगर आदर्श लग गया तो आप क्या कहेंगे कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है बाबू, क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। अब बताइए, अब ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आदर्श लग जाए तो शून्य, अगर सिर्फ ए मीटर रहे तो क्या कहेंगे आप लोग, ए मीटर रहे तो क्या कहेंगे आप लोग, बहुत कम होता है, तो बहुत कम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम यहां पे क्या करते हैं, फटाफट से बाबू पानी पीते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो बहुत जगह पे जाइएगा तो बोलेगा कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से। बाबू नहीं, सबसे पहले हमने इसको काट दिया। क्या किया बाबू, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से सबसे पहले हमने काट दिया। देखिए आपको पता है कि बाबू प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, 2m बटा में क्या होता है, यहां पे याद रखना है कि NE स्क्वायर है ना, यहां पे क्या होता है NE स्क्वायर, और यहां पे क्या होता है, टाउ होता है। NE स्क्वायर और क्या होता है, टाउ होता है। यानी R समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, टाउ। और टाउ को क्या कहते हैं, श्रांति काल। बाबू श्रांति काल किसे कहते हैं, तो जब यहां पे हमने आपको पढ़ाया था कि जब चालक में क्या होता है कि चालकों के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच का जो समय होता है ना, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो उसके बीच के समय अंतराल को क्या कहेंगे, श्रांति काल कहेंगे। तो बाबू जब किसी चालक का क्या करेंगे बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टक्कर जल्दी जल्दी होगा, है ना। तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा तो क्या होगा, समय कम लगेगा, तो बाबू क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या कहेंगे, जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों की गति भी खूब तेज हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर करेगा तो टक्कर होने में बाबू दो टक्करों के बीच का औसत, तो टक्कर होने में बहुत कम समय लगेगा, तो समय घटेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी क्या होगा, तापक्रम बढ़ाने से क्या होगा बाबू, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। तापक्रम बढ़ाने से, तापक्रम बढ़ाने से। सर जी मेरे बारे में कुछ तो बोले, हिटमैन शर्मा का बोली तेरा बारे में बाबू, पढ़ावे देव कि ना। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन आगे है कि किसी बंद परिपथ में किसी लूप में विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पे या संधि पे, देखिए आने वाली है ना या जाने वाली, आने वाली जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। बाबू बताइए फटाफट से, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पे आने वाली या जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे बच्चे, फटाफट से बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए कौन सा है। तो किरचॉफ का कौन सा नियम है, तो आप बताइए फटाफट से, किरचॉफ का कौन सा नियम है। किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पे आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे बच्चे, फटाफट से बता दीजिए। तो ये मान लेते हैं कि हमारा I1 धारा है, ये हमारा मान लेते हैं I2 धारा है, ये मान लेते हैं I3 धारा है, ये I4 धारा है, और ये क्या है, I5 धारा है। बाबू किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु या संदु पे आने वाली जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी सिग्मा I इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए धाराएं कौन कौन सी जा रही है,
है ना, कौन कौन सी आ रही है, तो जितनी भी धाराएं आती हैं वो प्लस में और जितनी भी जाती हैं वो क्या हो जाएगा माइनस में। I1 धारा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो I1 जा रहा है। बाबू I2 धारा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। अब बाबू ध्यान में रखिएगा कि उसके बाद से क्या हो रहा है, I3 आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, I4 क्या हो रहा है, आ रहा है, प्लस में लिखेंगे, I5 जा रहा है, माइनस में लिखेंगे। ये क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लस वाला हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, I3 यहाँ पे क्या हो रहा है, I4 आ रहा है तो प्लस में, अब बराबर को उधर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, I5 हो जाएगा। और ये नियम को हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहां पे क्या कहेंगे बाबू कि किसी बिंदु पर पथ में आने वाली जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और शून्य आप सभी बच्चों ने मारा है। ठीक है, टेक सर जी सुबह में भी क्लास लीजिए, होगा बाबू, सब क्लास होगा। अब देखिए ना क्या होता है, तांडव होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। अरे बाबू, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इक्वल टू क्या होता है, तो हाफ CV स्क्वायर। आपको पता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हमने आपको पढ़ाया है कि हाफ CV स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, हाफ CV स्क्वायर पे क्लिक करिएगा, बिल्कुल करना होगा, इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए कि किलोवाट घंटा मात्रक है। बाबू किलोवाट घंटा क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, यहां पे हम लिख देते हैं कि ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, ऊर्जा का सबसे लिखिएगा कि बड़ा मात्रक, है ना, बड़ा मात्रक क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो बाबू आप बोलिएगा KWH, किलोवाट घंटा। बाबू जूल भी होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, याद रखना है बाबू। लेकिन किलोवाट घंटा क्या होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और बाबू ये किसका होता है, तो हम लोग अभी ना बताए कि किसका होता है, ऊर्जा की मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, किलोवाट घंटा। मेरे बच्चे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाइए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, बहुत सारे बच्चे आएंगे या कहेंगे गुरुदेव किताबों में तो 50,000 ओम देले है ना, आप बताते हैं 10,000 ओम। बाबू कहीं भी चेक करिएगा, किसी का भी सॉल्यूशन देखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 10,000 ओम। कितना बाबू, 10,000 ओम। और ये आपको क्लियर करके रखना है 100%। कितना बाबू, 10,000 ओम। और यही राइट आंसर होगा, सबका आंसर आ रहा है। ज्योति गुप्ता आस्कबोर्ड, बहुत बढ़िया। नवीन कुशवाहा आस्कबोर्ड का शेर। सोनी चाइल्ड किड्स, बहुत बढ़िया। छोटन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए कि विद्युत परपथ के किसी बिंदु पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। अभी तो जस्ट हमने समझाया कि विद्युत परपथ के किसी बिंदु पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। विद्युत परपथ के किसी बिंदु पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा आई इक्वल टू 0। तो क्या कहिएगा बाबू आप लोग, आपका क्या होना चाहिए बात कि विद्युत परपथ के किसी बिंदु पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम है, यानी सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है, 0। और बाबू ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे बढ़ जाइए कि व्हिटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। व्हिटस्टोन ब्रिज, है ना, ये आपको पढ़ाना बाकी है कि व्हिटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो बाबू आपको याद रखना है कि प्रतिरोध, व्हिटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है। कौन कौन सा प्रतिरोध मापा जाता है, तो बाबू आप बताइएगा। व्हिटस्टोन ब्रिज से निम्न, है ना, निम्न तथा उच्च, निम्न तथा उच्च प्रतिरोधों को मेजर किया जाता है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाएगा बच्चे, तो व्हिटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों को मेजर किया जाता है। तो बाबू आप क्या आंसर लगाएंगे कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मेजर किया जाता है। आगे बढ़ जाइए अगला कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो बाबू याद रखना है कि विद्युत मतलब स्थिर विभवांतर पर अगर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा होगा तो उष्मा ऊर्जा दोगुना निकलेगा, क्योंकि प्रतिरोध कम हो रहा है तो उष्मा ऊर्जा क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। और ये आपको क्लियर रखना है। आगे बढ़ जाइए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है क्या है बाबू, हीटर में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये मत भूलिएगा कि हीटर में तांबा का प्रयोग होता है। बाबू तांबा का प्रयोग हीटर में नहीं होता है। हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का, जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है ना। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार लगता है जो कि बहुत ज्यादा हीट करता है, बहुत जल्दी, जैसे लगाइएगा वैसे ही लाल हो जाएगा।
तांबा का प्रयोग कहां पे करते हैं? कॉपर का प्रयोग संयोजक तार बनाने में, संयोजक तार बनाने में। संयोजक तार क्या है? कनेक्टिंग वायर, है ना। कनेक्टिंग वायर में किसका प्रयोग होता है? संयोजक तार में कॉपर का। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा बाबू इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला अगला है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इसकी सम्मिलित शक्ति क्या है? बाबू ये बोला जा रहा है कि 60 वाट तथा बाबू यहां पे क्या बोला गया है कि ये क्या है? ये बल्ब है। 60 वाट और क्या है बाबू? 40 वाट का दो बल्ब है। इसको क्या किया जा रहा है? आप ही बता दीजिए। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। ये कितना है बाबू? ध्यान में रखना है, ये है 60 वाट का बल्ब और ये है क्या है बाबू? कितना वाट का बॉल है? 40 वाट का बॉल है। तो बोला जा रहा है कि इसकी श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जा रहा है तो सम्मिलित शक्ति क्या होगी? तो सम्मिलित शक्ति का फॉर्मूला होता है बाबू, यहां पे क्या होता है? P1 इंटू P2 बटा में क्या होता है? P1 प्लस P2 होता है। तो बाबू P1 कितना दिया हुआ है? देखिए P1 इक्वल टू 60 वाट, अब P2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 40 वाट। ठीक है, तो आप क्या करिए? 60 इंटू 40 अब बटा में क्या हो जाएगा? 60 प्लस 40, यानी यहां पे क्या होगा? 60 इंटू 40 बटा में 60 प्लस 40 क्या हो गया? 100। अब जब आप इसको कटाएंगे मेरे बच्चे तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी बचा क्या ऊपर में? 6 चौका 24, तो 24 वाट। दोनों का शक्ति कितना निकल जाएगा? तो बाबू ये 100 वाट का है और एक 40 वाट का है, जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना वाट का हो जाएगा? 24 वाट का हो जाएगा। देखिए 24 वाट कहीं पे है, तो 24 वाट हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 24 वाट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर बाबू? 18 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किताब पे मत जाइए, बिल्कुल गलत दिया है। तापमान बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ना कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से। ध्यान रखिएगा इस बात को, गलती ना हो जाए फिर आपसे। देखिए आगे बढ़ जाइए कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि विद्युत परिपथ की शक्ति हमने क्या बताया? शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन में R। देखिए कई बार पूछा गया है, तो क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ की शक्ति अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत परिपथ की शक्ति आखिर होता क्या है, तो बाबू आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि V स्क्वायर अपॉन में R होता है। और ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो ये सब सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए ना आपको। आगे बढ़ जाए अगला कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान। किसके लिए? नीले रंग के लिए। किसके लिए बाबू? नीले रंग के लिए। बाबू क्या? नीला रंग के लिए, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान बता दीजिए। तो बाबू कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल का मान कितना होता है? किसका होता है? ऑरेंज का, यानी नारंगी का। नारंगी का कितना हो गया? 3। बाबू 5 किसका होता है? हरा का। 4 किसका होता है? आप बोलिए गुरुजी पीला का। तो बचा क्या? 6। 6 किसका होगा? नीला का। तो यहां पे क्या करिएगा? 6 नीला मारिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और यही राइट आंसर होगा बच्चे। आगे बढ़ जाइए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, अभी बताए हैं कि हीटर में किस चीज का व्यवहार होता है? तांबा नहीं, टंगस्टन नहीं, प्लेटिनम नहीं, नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। अगला शोषित विद्युत ऊर्जा होता है। बाबू जो शोषित विद्युत ऊर्जा होता है, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? तो ये होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू? यहां पे आप लोग मारिएगा क्या? सी वाला ऑप्शन हमारा जो होगा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर होगा और यही आप लोग क्या करिएगा? राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, तो हमने क्या किया? व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, क्या करता है? तो ये प्रतिरोध मेजर करता है। क्या करता है बाबू? ये क्या करता है? प्रतिरोध मापता है। कौन कौन? तो यहां पे लिख देते हैं निम्न और उच्च, है ना। निम्न और यहां पे याद रखना है क्या मापता है? उच्च। निम्न और उच्च प्रतिरोध को क्या मापता है? तो बाबू याद रखना है व्हीटस्टोन सेतु क्या मापता है? तो निम्न और उच्च प्रतिरोध दोनों को मेजर करता है। आगे बढ़ जाइए कि तांबा का कार्यफलन होता है बाबू फाई का मान, है ना। कार्यफलन को फाई नोट से सूचित करते हैं और तांबा का कार्यफलन क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सौम ईबी होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है, शक्ति का नहीं, ऊर्जा का नहीं, आवेश का। आवेश को हम लोग
किस्मत इतना मेहरबान है कि पूछिए मत हम पे, ठीक है। किस्मत इतना मेहरबान है। देखिए क्लास कराते कराते सिस्टम लगा अपडेट होने, बुकलोला को अभी अपडेट होना था, ई बुक अब अपडेट होके पूरा काट के रख दिया। कुछ नहीं हुआ है इसमें, किसी का भी कुछ, किसी का भी, ना मेरा गलती है ना आपका गलती है ना नेटवर्क का गलती है, नेटवर्कों का गलती नहीं है। जो सिस्टम होता है जिसमें पढ़ाते हैं हम, वही अपडेट होने लगा। बताइए क्लास चल रहा है और अपडेट होके बंद हो गया, गजब हाल है। कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा था। किसी का गलती नहीं है, पढ़ा रहे हैं हम बहुत अच्छा, नेटवर्क भी सब सही है। अभी क्या हुआ, अपने से लैपटॉप अपडेट होने लगा, सिस्टम अपडेट होने लगा, कट गया, गजब। अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलिए क्लास करते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान। बाबू लाल का हमने क्या कहा था कि बाबू जीरो किसका होता है, काला का। काला का कितना हो जाएगा, जीरो। दो किसका होता है, लाल का, है ना। तो बाबू क्या हो जाएगा, लाल किसका कितना होगा, दो। एक भूरा का, तीन नारंगी का। तो क्लियर हो गया ना बाबू। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला क्वेश्चन कि 25 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्बों का प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा। यानी 25 वाट बल्ब को, याद रखना है कि इस 25 वाट बल्ब को, ध्यान में रखना है, इस 25 वाट बल्ब को बाबू कितने में जोड़ा गया है, ध्यान में रखिएगा। इस 25 वाट बल्ब को 220 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है। अब यहां पे देखिए कि ये जो बल्ब है ना, अब ये वाला जो बल्ब है ना, अब बाबू यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये जो कितना है, 100 वाट का बल्ब है। अब इसको भी 220 वोल्ट में क्या जो किया गया है, जोड़ा गया है। तो बोला गया है कि प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि जिसका, याद रखना है कि जिस बल्ब का जो जितना ज्यादा वाट का बल्ब होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। यानी जितना ज्यादा वाट का बल्ब होगा, 100 वाट का बल्ब है, आएगा कितना है, 25 वाट का बल्ब है। तो जितना ज्यादा वाट का बल्ब प्रतिरोध उतना कम, और जितना कम वाट का बल्ब प्रतिरोध उतना ज्यादा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि 25 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है, और 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है। तो सबसे पूछा जा रहा है कि दोनों बल्बों में प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। तो जितना ज्यादा वाट का बल्ब प्रतिरोध इतना कम, और जितना कम वाट का बल्ब प्रतिरोध इतना ज्यादा। तो इसमें से कम वाट का बल्ब कौन है, तो 25 वाट। अब 25 वाट का प्रतिरोध क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा इसमें। तो 25 वाट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। बाबू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है। तो आप सभी बच्चों को पता है, गैल्वेनोमीटर से, वोल्ट मीटर से ना। विद्युत वाहक बल को विभव मापी से मापते हैं, बाग पागला। विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, विभव मापी से मापते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, अभी रुकिए, गलती मत करिएगा, हम आपको उलझा रहे हैं, आप ऐसा मत समझिए कि सर उलझ गए हैं। बाबू विभव मापी को किसमें मापा जाता है, विभव मापी को, याद रखना है, विभव मापी को वोल्ट में, और सेल का विद्युत वाहक बल किसमें मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्ट मीटर से। आंचल विभव मापी, अरे बाप रे, विभवांतर को वोल्ट में। चलिए क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। मिस डार्क क्वीन नेहा, सूरज, रिजवाना, विभव मापी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी से। अभी बच्चा सब अभी तेज हुआ है, अभी गलती करते क्योंकि ये दूसरा बार हो रहा है ना क्वेश्चन, तो गलती आपको करना नहीं है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में से धारा घनत्व तो किसे कहते हैं। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा घनत्व तो किसे कहते हैं। तो बाबू क्या कहते हैं धारा घनत्व, कि प्रति, यहां पे याद रखना है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम लोग क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व कहते हैं, है ना। किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व, किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाता है। जे इक्वल टू क्या होता है, आई बटे में ए होता है, ठीक है। इसका बीमा आप HW में निकाल के बताइएगा, HW में बीमा निकाल के बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। बाबू बताइए फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो फ्यूज तार बना होता है लेड और टीन के मिश्र धातु से। यानी याद रखना है कि लेड माने
में सीसा और टीन के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, लेड टीन एलो से मिलकर बना होता है। अगला, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है? तापक्रम बढ़ाया जाता है तो अगर वो प्रतिरोध घट जाता है तो क्या है? अभी बाबू बताइए कि तापक्रम बढ़ाने पे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आपको पता है कि बाबू याद रखना है कि चालक तार का प्रतिरोध कब बढ़ता है? तो बाबू याद रखना है कि प्रतिरोध जो होता है समानुपाती होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये किसमें होता है? चालक में होता है। अगर तापक्रम बढ़ाने पे प्रतिरोध घट जाए तो उसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। क्या हो जाएगा? वो अर्धचालक में होगा, सेमीकंडक्टर में होगा। आगे बढ़ जाइए। अगला कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है तो संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। ए बाबू, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? समानांतर क्रम में। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? तो आप बताइएगा कि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/r पैरेलल इक्वल टू क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस क्या हो जाएगा? 1/r3। यानी 1/r पैरेलल अगर आप निकालेंगे, सबका मान क्या है? 1 ओम है। यानी 1/1 ओम, 1/1 ओम, ठीक है, प्लस 1/1 ओम। तो यानी 1/r पैरेलल निकालिएगा तो बाबू क्या होगा? 1 का लघुत्तम 1, ऊपर में जोड़िएगा तो क्या होगा? 3। यानी r पैरेलल इक्वल टू क्या होगा? 3 मतलब याद रखना है कि 1/3 ओम हो जाएगा, क्योंकि आर पी निकालेंगे तो उल्टा गुणा करेंगे तो 1 ऊपर 3 नीचे, 1/3 ओम आएगा। और किन किन बच्चों का 1/3 ओम आया हुआ है ये बताइए? आया हुआ है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान होगा। तो यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो बाबू प्रतिरोधकता ताप गुणांक एकदम समान रहेगा, कुछ भी इस पे असर नहीं पड़ेगा, मात्र 3 डिग्री ही हम लोग बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़िए कि स्विच ऑन करने के बाद से इलेक्ट्रिकल बल्ब का ताप क्या होता है? ताप का बात किया जा रहा है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का ताप पहले बढ़ता है, उसके बाद से स्थिर हो जाता है। ठीक है, जब भी स्विच ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल जो बल्ब होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, फिर जाके क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो याद रखना है कि बढ़ जाता है नहीं, प्रथम बढ़ता है नहीं बाबू, याद रखना है घटेगा तो बिल्कुल नहीं, प्रथम बढ़ेगा फिर जाके क्या होगा? स्थिर होगा। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक होता है? तो आप बोलिएगा ऊर्जा का। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा मान कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। बताइए, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और ये ऊर्जा का मापने का सबसे बड़ा इकाई है बाबू। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ऊर्जा मापा जाता है, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा हुआ? तो बाबू kWh हुआ। आगे बढ़ जाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो सिग्मा E इक्वल टू क्या होता है? तो सिग्मा यहां पे क्या होता है? IR होता है। और ये जो होता है ना किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रथम आवेश संरक्षण सिद्धांत पे, और द्वितीय जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? सिग्मा इक्वल टू सिग्मा IR। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? तो बाबू विद्युत वाहक बल की बीमा V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल बाबू किसे कहते हैं? तो बाबू आपको पता होगा कि ये है, हमने केमिस्ट्री में इस टाइप से पढ़ा था। ये हमारा प्लस, ये माइनस, जब हम इसको जोड़ते हैं बाबू यहाँ पे प्लस माइनस से, ठीक है, और इसमें क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। तो अनंत से किसी आवेश को, यहाँ पे क्या है? Q आवेश है। अनंत से किसी आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में, है ना, अनंत से किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अनंत से किसी आवेश को, है ना, अनंत से किसी आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में, बंद परिपथ में घुमाने में, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित करने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। V इक्वल टू क्या होता है? W/में क्या होता है? Q होता है। कार्य की बीमा क्या होती है? ml के पावर 2 t के पावर -2 होता है। ठीक है, ml t के पावर क्या होता है बाबू? याद रखना है ml, यहाँ पे t के पावर क्या होता है? -2 होता है। और बाबू यहाँ पे याद रखना है कि Q यानी क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ml के पावर 2 t के पावर -3 A इनवर्स हो जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन है, ml के पावर 2 t के पावर -3 A या I इनवर्स। बोलिए, क्लियर हो गया?
और इसका डेफिनेशन भी मिल गया कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को किसी बंद परिपथ में पूरा घुमाने में या प्रवाहित करने में जितना भी कार्य करना पड़ता है विद्युत वाहक बल। किसी धातु का ताप बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध क्या होगा? अब आप बताइए, किसी धातु का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल सा बात है कि किसी धातु का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी धातु का जो चालक होगा उसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है बाबू, धारा को एम्पियर को, रेसिस्टेंस को ओम को, शक्ति को वाट में, लेकिन विभवांतर को वोल्ट में। आगे बढ़ जाइए कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो हमारा होता है ओम। ठीक है बाबू, क्लियर। आगे बढ़ जाइए अगला कि प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। तो वो प्रतिरोध क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, यानी R इक्वल टू क्या होता है? V बटे में I। अब बाबू विभवांतर की बीमा क्या होती है? तो विभवांतर की बीमा क्या होता है? ml के पावर 2 t के पावर -3 A इनवर्स होता है। बाबू धारा की बीमा क्या होती है? एम्पियर होती है। यानी प्रतिरोध का बीमा क्या निकला? ml के पावर 2 t के पावर क्या हो जाएगा बाबू? यहां पे याद रखना है, t के पावर यहां पे क्या हो जाएगा? -3 होता है ना, तो t के पावर यहां पे क्या हो जाएगा? -3। a ऊपर में इनवर्स में है, ये भी जाएगा तो क्या होगा? इनवर्स में हो जाएगा। यानी ml के पावर 2 t के पावर -3 a के पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? हमारा प्रतिरोध का भी बीमा राइट आंसर निकल जाएगा। तो बोलिए ये भी आपका क्लियर हो गया? बताइए, प्रतिरोध की भी बीमा निकाल सकते हैं आप बाबू कैसे? तो V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या होता है? V बटा में I, यानी विभवांतर की बीमा बटा में धारा के बीमा। विभवांतर की बीमा क्या होती है? ml के पावर 2 t के पावर -3 I इनवर्स बटा में धारा की बीमा क्या होती है? एम्पियर होता है, चाहे I होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बस लिख दीजिए I ऊपर में जाएगा, इनवर्स में जुड़ जाएगा तो a के पावर -2। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बाबू प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या करिएगा बाबू? ओम मीटर मारिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी आपसे पढ़ के इतना मजा क्यों आता? अब तक क्लास खत्म हो गया होता बाबू, लेकिन ये भाग गया, कट गया, ऑफ हो गया, इसीलिए थोड़ा सा देर हो गया। चलिए, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए थे। किरचॉफ का प्रथम नियम जो आवेश संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए बाबू किसने दिया था? तो किरचॉफ ने नियम दिया था, और इन्हीं का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ जाइए अगला कि किरचॉफ का बिंदु नियम। बाबू बिंदु नियम क्या होता है? कि किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि या बिंदु पे आने वाली जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या होता है? सिग्मा आई इक्वल टू 0। आगे बढ़ जाइए कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल दे। तो परिपथ का कौन सा ऐसा गुण है जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है? तो वो प्रतिरोध होता है। जो विद्युत धारा के रूप में रुकावट पैदा करे उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, है ना? ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं, है ना? याद रखना है। R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू क्या होता है? V बटे में I होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो यहां पे याद रखना, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल दे उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आगे बढ़िए कि ऋण आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है? बाबू ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है निम्न से उच्च की तरफ होता है। ऋण आवेश का प्रवाह अगर आपसे पूछागा कि निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, निगेटिव चार्ज फ्लो कैसे करता है? तो निम्न से, लो से हाई की तरफ। यहां पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है बाबू, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की प्लांक स्थिरांक की बीमा, थोड़ा तेजी से करा रहे हैं, तो बाबू क्या हो जाएगा? ml के पावर 2 t के पावर -1 प्लांक कांस्टेंट की बीमा होती है। अभी टाइम रहता तो बाबू हम आपको पूरा डिटेल में इसको बताते। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि किसी चालक का संवहन वेग vd हो तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E हो तो इसके बीच का संबंध क्या होगा? तो किसी चालक का संवहन वेग, बाबू संवहन वेग को किससे सूचित करते हैं? vd से, और आरोपित विद्युत क्षेत्र E हो तो क्या होगा? तो एक दूसरे क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी vd समानुपाती क्या होगा बाबू? E के। यानी किसी चालक का संवहन वेग क्या होता है? समानुपाती होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के, है ना? यानी vd समानुपाती क्या होगा? E हो जाएगा। तो किसी चालक का संवहन वेग क्या होगा? सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा आरोपित विद्युत क्षेत्र के। चलिए आगे बढ़ जाइए कि भंवर धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? अगला चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो भंवर धारा की दिशा बाबू लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है ना? और यही है, आगे पढ़ाएंगे कि ये जिससे पैदा होता है उसी का विरोध करता है ना? ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर बटा में क्या होता है, न्यूटन। तो एम्पियर इंटू मीटर बटा में न्यूटन इक्वल टू मोबिलिटी। चलिए एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है, जब इसे लघुपतित कर देते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल अगर ई वोल्ट है, जब इसको लघुपतित कर देते हैं तब बाबू क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो बाबू क्या होगा, जैसे ही इसको यहां पे शॉर्ट सर्किट करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कभी भी याद रखना है शून्य हो जाता है। तांबा का कार्यफलन क्या होता है बाबू, कॉपर का पूछा गया है। फाई नोट का मान क्या होता है, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं या फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए विद्युत शक्ति P और विद्युत धारा भी, मतलब विद्युत धारा I और V के बीच संबंध क्या होता है, तो विद्युत शक्ति P इक्वल टू क्या, विभवांतर इंटू धारा, विभवांतर इंटू धारा, यानी P इक्वल टू क्या हो गया, VI, विभवांतर इंटू धारा, यानी विद्युत शक्ति P और धारा I और विभवांतर V के बीच संबंध क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, VI, यानी विभवांतर और धारा के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। आगे बढ़िए कि विभवांतर के शुद्ध मापन के लिए आप किसे पसंद करेंगे, तो विभवांतर के शुद्ध मापन के लिए सबसे कम प्रतिरोध वाले विभवमापी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे कम कौन है, 50, 1000, 10,000, तो वो 50 ओम के प्रतिरोध का हम क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि किरचॉफ का ये सिग्मा आई इक्वल टू 0 प्रथम नियम, और द्वितीय नियम सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ए, ये बाबू पूछा जा रहा है कि आधारित है। तो पहला क्या है, पहला तो आवेश संरक्षण, दूसरा ऊर्जा संरक्षण। तो देखिए आवेश संरक्षण और यहां पे संवेग दे दिया गलत, ऊर्जा से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पहला नियम आवेश, दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे, दूसरा मतलब ऊर्जा संरक्षण। तो यहां पे संवेग नहीं होगा, पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 कूलम्ब के, है ना, याद रखिएगा। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाही धारा को क्या कहते हैं, सीबेक धारा कहा जाता है ना, तो ये भी क्लियर रखिएगा। रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे बढ़ी, किसी चालक में प्रवाही धारा का मान होता है, यानी किसी चालक में विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध हमने क्या स्थापित किया था, I इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, NEA, यहाँ पे क्या होता है, NEA, यहाँ पे VD होता है और ये होता है बाबू, आपको ध्यान में रखना, NEA VD, किसी चालक में प्रवाही धारा यानी किसी चालक में धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। अगला 1 ओम बराबर होता है और ये हम आपके लिए दे देते हैं HW, ठीक है, ये हम दे देते हैं HW और आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और ये आप इसका क्या करिएगा, आंसर दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको जब कराएंगे ना, चैप्टर 1 से लेके 3 तक का पूरा जब 200 क्वेश्चन लेके आएंगे, 200 MCQ लेके आएंगे, तब इसको एकदम पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम हो गया बाबू, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से क्या करिए आप लोग, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पे, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। 18 नंबर बाबू बिल्कुल सही है, अफवाह में मत पढ़िए अनामिका। ठीक है, अनामिका कुमारी ऑफिशियल, अफवाह में मत पढ़िए, जाके सर्च कर लीजिए, सर्च करके उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा तब आपको पता चलेगा। चलिए, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।